शादी के पहले दिन ही मुझे एहसास हो गया था कि अपनी सास के साथ साथ मुझे अपनी ननद को भी खुश रखना पड़ेगा। मेरे पति तो खैर मुझसे मोहब्बत करते ही हैं, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं। सास भी नर्म मिजाज के हैं। असल मसला तो मेरी ननद का था। उनकी उम्र 42 साल हो चुकी थी और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से चर्चा में रहती थी। मेरे पति उनसे वैसे भी बहुत डरते थे, उनसे कुछ नहीं कहते, चाहे वह कुछ भी कहते रहे। एक दिन तो हद ही हो गई। संदीप मेरे लिए लाल रंग की चूड़ियाँ लाए थे। मैंने खुशी से पहन ली। जब भी काम करती तो चूड़ियों की खन खन पूरे घर में फैल जाती थी। चूड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनकर मेरी ननद गुस्से से चिल्लाते हुए अपने कमरे से निकली और मुझ पर चीखते हुए बोली, तुमने यह चूड़ियाँ मुझे जलाने के लिए पहनी है ना? क्योंकि तुम्हारी शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई और मैं 42 साल की होने वाली हूँ और अभी तक अपने माँ बाप भाई के घर में बैठी हूँ। अपनी ननद का यह रूप देखकर मैं डर गई थी। मैंने कहा, नहीं ननद, ऐसी तो कोई बात नहीं। संदीप ने यह चूड़ियाँ मुझे ला कर दी तो मैंने पहन ली। भगवान जानते हैं जो मेरे दिल में ऐसा गलत ख्याल आया हो कि मैं आपको चिढ़ाने के लिए यह चूड़ियाँ पहनी हैं। मैंने तो यह चूड़ियाँ संदीप की खुशी के लिए पहने थे, आपको चिढ़ाने के लिए नहीं। मेरी बात ने जलती पर तेल का काम किया। ननद जोर जोर से रोने लगी। ननद का रोना सुनकर मेरे पति और मेरी सास भी अपने अपने कमरों से बाहर आ गईं। ननद को इतना रोता देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मेरी सास ने आते ही ननद को चुप कराया, उसे गले से लगाया और पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? रश्मि ननद रोते रोते कहने लगी कि भाभी यह लाल लाल रंग की चूड़ियाँ पहनकर मुझे जला रही है। कहती है कि यह चूड़ियाँ मुझे संदीप ने ला कर दी हैं। तुम तो अपने माँ बाप के घर पर बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, तुम क्या जानो सुहाग का सुख क्या होता है। ननद की बात सुनकर मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। मैं अपनी सफाई में बोली, नहीं नहीं मम्मी, रश्मि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रश्मि ननद झूठ बोल रही है। मेरा इतना कहना था कि रश्मि ननद एकदम से खड़ी हो गई और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं हक्का बक्का से कभी अपने पति को देखती तो कभी रश्मि ननद को। फिर ननद बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा बोलने की? मेरे पति चुपचाप खड़े थे, उन्होंने मेरे बचाव में एक शब्द भी नहीं बोला। मैं कम उम्र थी और नासमझ भी थी। मुझे अपने पति की मोहब्बत पर बहुत घमंड था, लेकिन ये घमंड आज टूट गया था। मैं रोती रोती अपने कमरे में आ गई। दिल चाह रहा था कि यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊं और फिर मैंने अपने दिल की ही मानी। इस उम्र में लड़कियां दिल की ज़्यादा सुनती है। मैं अपने सामान पैक करने लगी। सामान पैक करते हुए मुझे अभी भी उम्मीद थी कि मेरे पति संदीप अंदर आएंगे और ननद को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि मेरी पत्नी से माफ़ी मांगिए, लेकिन यह मेरा वहम था। 1 घंटा गुजर गया और संदीप ने कमरे में झांक कर भी नहीं देखा। मैंने सामान पैक किया और गुस्से से कदम पटकते हुए कमरे से बाहर निकल आई। मेरी सास, ननद और मेरी पति आपस में कुछ बातें कर रहे थे। संदीप ने मेरे हाथों में बैग देखा तो एकदम से घबरा गए और मेरे पास आए और कहने लगे, यह तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैंने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, उस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर संदीप एकदम से घबरा गए थे। कहने लगे, पागल मत बनो, हम इस मामले को आराम से बैठकर भी सुलझा सकते हैं। मैंने गुस्से से कहा, मुझे अब एक पल भी नहीं रुकना इस घर में। मैं तभी रहूंगी जब आपकी बहन मुझसे माफ़ी मांगेगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि ख्यालों में भी ऐसा मत सोचना बहुरानी, रश्मि तुमसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगी और संदीप तुम इसे रोको मत, जाने दो, इसे जाना है जहाँ चली जाए। सास की बातों पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी। मुझे तो लगा था कि मेरे साथ मेरी सास खड़ी होगी। सासू माँ की बात सुनकर संदीप कुछ नहीं बोले, उन्होंने एकदम से चुप साध ली थी। मैंने शिकवा भरी नज़रों से संदीप की तरफ देखा। संदीप ने नज़रें चुरा ली। पत्नी को सबसे ज़्यादा घमंड अपने पति की मोहब्बत पर ही होता है। अपने पति पर विश्वास होता है कि पति अपनी पत्नी की बेइज्जत नहीं होने देगा, पत्नी की तरफ उंगली उठाने वाले का हाथ भी तोड़ देगा। लेकिन संदीप ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मेरा दिल 100 टुकड़ों में बट गया था। मैंने सोचा, जब संदीप ही मेरी तरफ नहीं है, जब उन्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, तो फिर हमेशा ही इस घर में मेरे साथ ऐसा ही होगा। इसलिए इस घर में रुकने का अब कोई फ़ायदा नहीं।
मैंने गुस्से भरे हुए एक नज़र संदीप पर डाली, अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। बाहर आकर टैक्सी रोकी और अपने मायके की तरफ चल पड़ी। मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में थे, इसलिए पहुंचने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा मेरे भाई ने खोला। मेरी हालात देखकर भाई कुछ परेशान हो गया। मैं जल्दी से भाई से गले लगकर रोने लगी थी। भाई ने पूछा, क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, भाई मेरी ननद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। मेरी बात सुनकर भाई के माथे पर बल पड़ गए। पूछा, क्यों उसने थप्पड़ मारा और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतने में मेरी छोटी बहन अंजू और मम्मी भी बाहर आ गई थी। मम्मी मुझे अपने साथ अंदर ले गई। मैंने रोते हुए सारी बात मम्मी को बताई। मैंने कहा कि मम्मी, संदीप मेरे लिए लाल रंग की चूड़ियाँ लाए थे, मैंने चूड़ियाँ पहनी थी, लेकिन ननद ने यह बर्दाश्त नहीं किया और जलन के मारे बात का बतंगड़ बना दिया और मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरी बात सुनकर माँ ने कहा, क्यों उस समय संदीप तुम्हारे पास नहीं था क्या? उसने अपनी बहन को रोका नहीं? मैंने ना में सिर हिला दिया कि संदीप कुछ नहीं बोले। मैं सामान पैक करके घर छोड़कर आ रही थी तो संदीप ने मुझे रोकने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी माँ ने मना कर दिया। फिर वो भी चुप हो गए और मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मेरी बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया। मुझे चुप कराते हुए बोली, परेशान मत हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पापा को आने दो, उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर मेरी माँ अंजू से बोली, दीदी को कमरे में ले जाओ और उसे पानी पिलाओ। अंजू मुझे कमरे में ले आई। अंजू मुझसे 4 साल छोटी थी। मेरी और संदीप की मोहब्बत की भगवान गवाही जानता था कि हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। बेड पर बैठते हुए अंजू बोली, दीदी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब तक आपकी ननद आपके साथ रहेगी आपको खुश नहीं रहने देगी। आप सब्र करो, जब आपकी ननद की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजू बहुत देर तक मुझसे इधर उधर की बातें करती रही और मुझे बहलाने की कोशिश करती रही। जब मुझे थोड़ा सुकून हुआ तो अंजू मुझे आराम करने को कहकर कमरे से चली गई। मैं बीती बातें याद करने लगी। संदीप और मेरी मोहब्बत 5 साल पुरानी थी। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हमारी मोहब्बत तो बचपन की मोहब्बत थी। संदीप 10वीं क्लास में था और मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी। 10वीं के बाद संदीप कॉलेज में चले गए और मैं उसी स्कूल में रह गई, लेकिन हम दोनों फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद संदीप को जॉब मिल गई, लेकिन मेरा पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। पापा को मेरी शादी की जल्दी पड़ गई। मैंने संदीप से फ़ोन पर कहा कि संदीप जल्दी से अपना रिश्ता भेजो, मेरे पापा मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर संदीप ने कहा था कि आरजू, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी तुमसे ही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरी दीदी की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकता, तो तुम्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक दीदी की शादी ना हो जाए। और फिर इसी इंतज़ार में 2 साल गुजर गए। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पापा को मेरे लिए कोई रिश्ता पसंद नहीं आया था। अब तक मैं दिन रात दुआ मांगती कि रश्मि दी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन 2 साल गुजर गए, रश्मि दी की शादी ही नहीं हो रही थी। और फिर अचानक मेरे पापा को मेरे लिए एक रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने रिश्ता तय भी कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई थी, खाना पीना भी छोड़ दिया था, बस परेशान से अपने कमरे में बैठी रहती थी। संदीप भी बहुत परेशान थे, लेकिन वह मजबूर थे। मेरे हालात से मम्मी अनजान नहीं थी। एक दिन वह मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे बताओ कि आखिर तुमने यह हालात क्यों बना रखी है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मेरे सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए मैंने अपना दिल खोलकर मम्मी के सामने रख दिया। मैंने कहा, मम्मी मैं किसी और लड़के से मोहब्बत करती हूँ, मैं यह शादी नहीं कर सकती। अगर मेरी पसंद के लड़के से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मम्मी मेरी बात सुनकर घबरा गई थी। कहने लगी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम कोई गलत कदम मत उठाना, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। फिर मम्मी ने पापा से बात की और किसी तरह पापा को राजी भी कर लिया। फिलहाल यह सारा मामला मेरे भाई से छुपा लिया गया था कि शादी मेरी पसंद की शादी है। मेरा भाई मुझसे बड़ा था और बहुत ही सख्त मिजाज का था। पापा ने संदीप के बारे में छानबीन कराई तो उन्हें तसल्ली हो गई कि लड़का अच्छा है। मम्मी पापा राजी हो गए थे, लेकिन पापा मुझसे बोले, बेटा आरजू, लड़का तो हमें पसंद है, लेकिन एक बात हमें खल रही है कि उस लड़के की बड़ी बहन है जिसकी शादी की उम्र भी निकल गई है। वह काफ़ी उम्र की हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो तुम्हारी ननद तुम्हें बहुत तंग करेगी, हर बात में तुमसे मुकाबला करेगी। तुम हमारी पहली बेटी हो, कभी तुमसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की। इस शादी को लेकर मेरे दिल में डर है कि पता नहीं तुम खुश रह पाओगी या नहीं। मैं तो उस समय संदीप की मोहब्बत में पागल हो रही थी। अपने पापा से बोली, पापा मुझे ये रिश्ता हर हाल में मंजूर है। सुख और दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर मेरी ननद मुझे दुख देगी तो सुख देने के लिए संदीप भी हैं। आज ये सारी बातें याद आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे संदीप से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
संदीप ने आज मेरा दिल तोड़ दिया था। अगर संदीप मेरी साइड ले लेते तो शादी के 3 महीने बाद ही मुझे नाराज़ होकर अपने मायके नहीं आना पड़ता। शाम को जब पापा घर आए तो मम्मी ने उन्हें सारी कहानी सुना दी। सारी बातें सुनकर पापा बहुत नाराज़ हुए थे। कहने लगे कि अब मैं अपनी बच्ची को ससुराल नहीं भेजूंगा। माँ बाप अपनी बेटियां इसलिए नहीं पालते कि उन्हें बेइज्जत किया जाए। पति पत्नी के आपस की बात होती तो ठीक था, लेकिन उसकी ननद को क्या हक है कि वो मेरी बच्ची पर हाथ उठाए। मेरे पापा ने मुझे दिलासा दिया कि तुम आराम से बेफिक्र होकर यहाँ रहो। मम्मी पापा को यकीन था कि संदीप कल तक दौड़े दौड़े मुझे लेने आ जाएंगे। कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा था कि संदीप मुझे लेने ज़रूर आएंगे, लेकिन मुझे लेने तो आना दूर की बात थी। संदीप ने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया था। मम्मी पापा के घर रहते हुए मुझे पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। मुझे संदीप की बहुत ज़्यादा याद सताने लगी थी। अब मेरा गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। मन करता कि वापस अपने पति के पास चली जाऊं। मैं संदीप की याद में छुप छुप कर रोया करती थी। एक बार मम्मी ने मुझे रोते हुए देख लिया। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, देखो आरजू, मुझे लगता है कि तुम संदीप के प्यार में पागल हो चुकी हो, लेकिन एक बात और कान खोल कर सुन लो, तुम खुद से संदीप के पास नहीं जाओगी जब तक संदीप तुम्हें खुद लेने नहीं आता। मैं उस घर में तुम्हें कदम भी नहीं रखने दूंगी जब तक संदीप खुद लेने नहीं आता और तुमसे माफ़ी नहीं मांग लेता। तुम उस घर में नहीं जाओगी और ना ही मैं तुम्हें यह इजाज़त दूंगी कि तुम संदीप को अपनी तरफ से कोई कॉल या मैसेज करो। मम्मी ने मुझसे बहुत ही गुस्से से कहा था। मजबूरी में मैंने मम्मी की बात मान ली, लेकिन मैं दिन रात संदीप को याद करके रोती रहती थी। अब तो मुझे लगने लगा था कि संदीप कहीं मुझे भूल ना जाए, कहीं मेरी सास मुझे जलाने के लिए संदीप की दूसरी शादी न कर दे। ये सारी बातें दिमाग में आते ही दिल तड़प उठता था। आज रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे और मैं संदीप को याद कर रही थी। जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने संदीप को कॉल लगा दी। दूसरे ही घंटे पर संदीप ने फ़ोन उठा लिया था। संदीप की आवाज़ सुनते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, संदीप, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? दूसरी तरफ से संदीप ने कहा, पगली, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें याद नहीं करता? अभी मैं तुम्हारी ही तस्वीर से बातें कर रहा था, तुम्हें याद कर रहा था। संदीप की बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने नरम दिल से कहा कि आप फिर मुझे लेने क्यों नहीं आए? मेरी बात सुनकर संदीप बोले, अगर लेने आऊँगा तो खाली हाथ वापस तो नहीं लौटा दोगी? मैंने कहा, नहीं, तुम लेने तो आओ। संदीप बोले, ठीक है, फिर सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। मैं सुबह उठी तो बहुत खुश, नहा धोकर एक सुंदर सी ड्रेस पहनी, हल्का फुल्का मेकअप किया। आज मैं बहुत ज़्यादा चहक रही थी। मम्मी और अंजू मुझे शक की नज़रों से देख रही थी। अंजू बोली, क्या बात है दीदी, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। मैंने कहा, हाँ, आज पता नहीं क्यों मेरा दिल अंदर से बहुत खुश है। मुझे लग रहा जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। खैर, दोपहर के 2 बजे मेरी सास, मेरी ननद और संदीप मुझे लेने आ चुके थे। मैं बहुत खुश थी। मेरी मम्मी ने संदीप को, मेरी ननद और मेरी सास को खूब बातें सुनाई। पापा को फ़ोन कर दिया और पापा को ही तो यह फैसला लेना था कि मुझे घर भेजना है या नहीं। मेरी ननद रश्मि दी ने भी हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया था। पापा ने मुझे इसी शर्त पर घर भेजा था कि आइंदा से कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। ससुराल पहुंचकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, क्योंकि मेरी सास मुझे ज़मीन पर पाँव ही नहीं रहने देती थी, कोई भी काम नहीं करने देती, और मेरी ननद भी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती, मुझसे प्यार भरी बातें करती। मैंने सोचा शायद मेरी सास और ननद बदल गए हैं और यह सब संदीप की वजह से हुआ होगा। संदीप ने ही उन लोगों को कहा होगा कि मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना, तभी ये लोग इतना बदल गए हैं। लेकिन असल बात क्या थी वो तो बाद में खुलकर सामने आई। एक दिन मैं सब्जी काट रही थी कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, आरजू, तुम्हारे भाई ऋषभ की उम्र क्या होगी? पता नहीं मुझे क्यों कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा, मेरे भाई की उम्र तो अभी 25 साल है। मेरी मम्मी कहती है कि भाई के लिए पत्नी कम उम्र की और बहुत ही सुंदर सी लेकर आएगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा थोड़ा उदास हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद बोली, पता नहीं लोग क्या चाहते हैं कि पत्नी पति से हमेशा छोटी हो। हालांकि पत्नी अगर पति से बड़ी होती है तो दोनों में तालमेल और अच्छा बैठता है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, कुछ नहीं बोली। कुछ खामोश देखकर मेरी सास फिर बोली, आरजू, अगर रश्मि और ऋषभ की शादी हो जाए तो तुम्हारा और संदीप का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। मैंने कहा, मम्मी, रश्मि दी तो ऋषभ भैया से बहुत बड़ी है, वो तो उनकी माँ लगेगी, सब लोग उन पर हंसेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनको देखकर पता चल रहा था कि उनका बस चले तो वो मेरा मुंह नोच ले, लेकिन ऐसा करने से मजबूर थी। वह उठकर चली गई। सास के जाने के बाद मैंने सब्जी बनाना छोड़ दिया और जल्दी से कमरे में आकर मम्मी को फ़ोन किया।
मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मम्मी हंसने लगी, कहने लगी अच्छा हुआ जो तुमने अपनी सास को साफ साफ जवाब दे दिया। तभी तो कहूँ कि आखिर ये रश्मि इतनी अच्छी कैसे हो गई जो घर आकर तुमसे माफ़ी मांग रही है। माँ बेटी के दिमाग में यही खिचड़ी पक रही होगी, इसलिए तुमसे आकर माफ़ी मांगी थी। इसलिए दोनों माँ बेटी तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव करती है। फिर थोड़ी देर बाद माँ कुछ परेशान होकर बोली, लेकिन आरजू मुझे डर है कि कहीं संदीप तुम पर दबाव न डाले कि रश्मि और ऋषभ की शादी कराओ। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो कि ऋषभ कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा, इसलिए कोई भी आफत लेकर हमारे घर मत आना। मैंने मम्मी को तसल्ली दी कि मम्मी परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने मम्मी को तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी डर गई थी कि कहीं सच में संदीप मुझ पर दबाव न डाले। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी? पति या भाई में से किसी चुनेंगे। मैं भी यह सब कुछ सोच रही थी कि मेरे दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास चमकते चेहरे के साथ मेरे सामने खड़ी थी। खुशी उनके चेहरे में साफ झलक रही थी। खुशी खुशी कहने लगी, आरजू तुम रश्मि के साथ मार्केट चली जाओगी? मैंने कहा हाँ चली तो जाऊंगी, लेकिन आखिर बात क्या है? मार्केट क्यों जाना है? मेरी सास बोली, बहुत ही खुशी की बात है। आज शाम को रश्मि की शादी है, बस इसलिए कुछ ज़रूरी सामान मार्केट से लाना है। मैं तो अपनी सास की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और बोली, किसके साथ है शादी? मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, बस भगवान ने मेरी बच्ची की किस्मत बदल दी, आज शाम को ही शादी है। तुम रश्मि के साथ मार्केट चली जाओ और एक अच्छा सा लहंगा उसे दिलवा दो। मेरी सास कहकर चली गई और मैं वहीं मुंह खोले खड़ी रह गई। मैं हैरान थी कि यह सब आखिर क्या हो रहा है। फिर मैंने यह सोचकर सर झटक दिया कि चलो अच्छा ही हुआ, यह बला मेरी सर से तो टली और मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो जाए। खैर मैं रश्मि दीदी के साथ बाजार चली गई। रश्मि दी ने गुलाबी रंग का बहुत ही अच्छा सा लहंगा पसंद किया था। मैं हैरत में थी। मैंने पूछा, रश्मि अभी दोपहर तक तो मम्मी आपकी शादी को लेकर परेशान हो रही थी, फिर अचानक से यह रिश्ता कैसे आ गया? मेरी बात सुनकर रश्मि ननद बोली, पता नहीं भगवान ने कैसे बैठे बिठाए मेरी सुन ली। मैं बोली, आपने लड़के को देखा है? रश्मि ननद ने शर्मा कर हाँ में सिर हिला दिया। हमें घर आने की जल्दी थी, इसलिए मैंने बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया और हम दोनों घर आ गए। घर आई तो मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, आरजू तुम्हें संदीप की कसम है, तुम संदीप को शादी के बारे में कुछ नहीं बताओगी। अपनी सास की बात सुनकर मैं चकरा गई। कहने लगी, मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? भाई के बिना बहन की शादी कैसे हो सकती है? मेरी सास कहने लगी, अभी तुम्हें कसम है संदीप को कुछ मत बताना। एक बार मेरी रश्मि रुखसत हो जाए तो बाद में मैं संदीप को खुद ही बता दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, तुम तो जानती हो संदीप ऐसा ही है, वह हर रिश्ते में 100 कीड़े निकालता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने अपनी सास से कहा, बारात का क्या इंतजाम होगा? सास कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, बस जाकर रश्मि को तैयार कर दो। मुझे खूब अच्छा मेकअप करना आता था। मैंने दिल लगाकर रश्मि दी का मेकअप किया। मैं चाहती थी कि रश्मि दीदी इतनी खूबसूरत लगे कि उनका दूल्हा देखते ही उन पर मर मिटे और वह वापस हमारे घर न आए, मेरी ज़िंदगी में भी सुकून बना रहे। मैंने दीदी का मेकअप कर दिया। दीदी का मेकअप करने के बाद खिल उठी थी। सुंदर तो वो थी ही, बस हर वक्त उदास और चिलचिलाती फिरती रहती थी, इसलिए खुद पर ध्यान नहीं देती थी। मेरी सास ने देखा तो खुश हो गई, मुझे खूब सारी दुआएं दी और कहा, अब जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। मैं कमरे में आई, एक सुंदर सा सूट पहना, मेकअप किया और तैयार हो गई। मैंने अपने सारे जेवर भी पहने थे। मैं भी बहुत हसीन लग रही थी। तैयार होकर मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो यह देखकर दंग रह गई कि मेरा दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा पीटते पीटते और आवाज़ें लगाते लगाते थक गई तो बेड पर बैठ गई। करीब 2-3 घंटे के बाद दरवाज़ा खुला और सामने संदीप को आते देखा। मुझे देखकर हंसने लगे। कहने लगा, आरजू तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? इतने में मेरी सास भी आ चुकी थी। मैंने अपनी सास से गुस्से से कहा कि मम्मी जी मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने किया था? यह सुनकर मेरी सास एकदम से डर गई और बोली, संदीप बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर मेरी सास बोली, संदीप बेटा आज रश्मि का बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था, लड़के वाले बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने तुरंत ही एक मंदिर में ले जाकर उनकी शादी करवा दी और उसे विदा भी कर दिया। और हाँ बहू, मुझे तो ये लगा था कि तुम रश्मि की शादी में आना नहीं चाहती, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारा दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। हो सकता है यह किसी बच्ची की शरारत हो। इधर मेरी सास यह बातें कर रही थी और उधर संदीप का मुंह खुला का खुला रह गया था। संदीप कहने लगे, मम्मी यह कैसी हरकत है? मैं जिंदा था, मर तो नहीं गया था और इसी शहर में था। कम से कम मुझे एक फ़ोन करके बुला लेते
लेती। दोनों माँ बेटे आपस में बहस कर रहे थे, तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। मम्मी कहने लगी कि आरजू, तुम्हारा भाई ऋषभ पता नहीं कहाँ चला गया है, बहुत देर से कुछ पता ही नहीं, तुम्हारी तरफ तो नहीं आया। मैंने कहा नहीं माँ, इधर तो नहीं आए। भाई मैंने फ़ोन रख दिया। हमारे घर में भी बहुत ख़राब माहौल हो रहा था। संदीप अपनी माँ से नाराज़ थे, खाना भी नहीं खाया, सुबह से ही उठकर ऑफिस चले गए। दोपहर को मेरी सास बोली मैं रश्मि के ससुराल होकर आती हूँ, देखती हूँ मेरी बच्ची कैसी है। मैंने कहा मम्मी जी मुझे भी साथ ले चले, मैं भी रश्मि के दूल्हे को और रश्मि के घर को देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास गुस्से से बोली, खबरदार जो आज के बाद यह बात अपने मुँह पर लेकर आई, आज के बाद तुम कभी भी रश्मि के घर जाने की बात नहीं करोगी। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपने दिल में सोचा कि मुझे क्या पड़ी है जो मैं यह बात दोबारा अपने मुंह से कहूँगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आखिर मेरी सास ऐसा क्यों कह रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। उन्होंने अब तक इस शादी को राज रखा था, ना ही मुझे कुछ बताया था और ना ही संदीप को। उधर भाई की खबर के लिए मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया तो मम्मी ने बताया कि पता नहीं ये लड़का रात भर आवारागर्दी करके अब लौटा है। यह जानकर मुझे खुशी हुई और मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन अभी भी मैं रश्मि ननद के बारे में ही सोच रही थी। पहले तो रश्मि की शादी की दुआएं मांगती थी, लेकिन आज इस शादी से खुश नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल आज अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। खैर धीरे धीरे समय आगे को सरका और रश्मि दी की शादी को 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मुझे और संदीप को पता नहीं चला था कि रश्मि की शादी कहाँ हुई है। एक बार मेरी सास रश्मि दीदी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अचानक पीछे मैं भी आकर खड़ी हो गई और जब रश्मि दीदी के पति पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैं भागती हुई कमरे में आई, एक चादर से खुद को छुपाया और सास से छुपती हुई घर से बाहर निकल आई। मैं अपनी मम्मी के घर आ गई और अपनी मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी मम्मी भी परेशान हो गई, कहने लगी क्या बात है आरजू, तुम इतना क्यों रो रही हो, या फिर से संदीप से झगड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं मम्मी, पापा कहाँ हैं, पापा को बुलाओ, मुझे पापा से बात करनी है। लेकिन बात क्या है, आखिर बताओ तो सही, आखिर तुम्हें पापा से क्या बात करनी है। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही और पापा के आने का इंतजार करने लगी। पापा घर आए तो मैं गुस्से से फट पड़ी। मैंने कहा क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरी मम्मी को धोखा क्यों दिया। मेरी बात सुनकर पापा हक्का बक्का रह गए, कहने लगे मैंने तुम्हारी मम्मी को कोई धोखा नहीं दिया, आखिर बात क्या है। मैं कहने लगी मैंने वीडियो कॉल पर देख लिया है, मेरी ननद रश्मि के घर पर आप ही थे, इसका मतलब मेरी ननद रश्मि से आपने शादी की है। मेरी बात सुनकर मम्मी के सिर पर आसमान गिर पड़ा, वहीं सोफे पर वह गिर गई। मेरी बात सुनकर पापा भी घबरा गए थे। वह मम्मी को समझाने लगे पहले मेरी बात सुनो, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। मैंने गुस्से से कहा पापा आप कहने के लिए बचा ही क्या है, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पापा बोले मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ वह मैंने गलत किया, लेकिन मैं मजबूर था, मैं क्या करता। लेकिन जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने रश्मि से शादी नहीं की है। पापा की बात सुनकर मैं गुस्से से चीख पड़ी, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने रश्मि के पीछे आपको ही देखा था, वीडियो कॉल पर आप ही थे। मेरी बात सुनकर पापा बोले हाँ वीडियो कॉल पर मैं ही था, लेकिन मैं अपने बेटे और बहू से मिलने गया था। रश्मि मेरी बहू है, मैंने ऋषभ और रश्मि की शादी करा दी है। पापा के मुंह से यह बात सुनकर मेरी मम्मी के सिर पर आसमान गिर पड़ा। हम कुछ देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाए। बहुत देर बाद मेरे मुंह से आवाज़ निकली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, कम से कम दोनों का जोड़ तो देख लेते। पापा बोले उम्र कोई मायने नहीं रखती, बस पति पत्नी में अंडरस्टैंड अच्छी होनी चाहिए। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वह बहुत अच्छा है, लेकिन रश्मि भी बहुत अच्छी है, वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। तुमसे लड़ाई झगड़ा करती थी क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी, बाकी वह बहुत अच्छी है। उस दिन जब तुम अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैंने सोच लिया था, मुझे रश्मि पर और तुम्हारी सास पर बहुत तरस आया था कि किस तरह एक विधवा औरत अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है। मैंने ऋषभ से बात की तो उसने सोचने के लिए कुछ टाइम मांगा और फिर वो शादी के लिए मान ही गया। मैंने मंदिर में दोनों की शादी करवा दी और घर में किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा था टाइम आने पर बता दूंगा, लेकिन आरजू बेटा यकीन मानो, भले ही रश्मि की उम्र ऋषभ से ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही मिलनसार है। ऋषभ को भी अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। दोनों पति पत्नी आपस में बहुत ही प्यार से रहते हैं।
पापा की सारी बातें सुनने के बाद मम्मी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी और मैं भी पापा से बहुत गुस्सा थी। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे तैसे करके मैंने मम्मी को चुप कराया। धीरे धीरे मजबूरी में ही सही सबने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन शायद दिल से नहीं, क्योंकि अभी भी मेरी मम्मी ने रश्मि से कोई बात नहीं की थी और ना ही उसे अपने घर आने दिया था और मैं भी रश्मि से बात नहीं करती थी। संदीप को जब ये सब कुछ पता चला तो पहले तो उसे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, फिर उसके चेहरे पर खुशी झलक आई थी, लेकिन इस रिश्ते से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी और यह बात मैंने संदीप को बता भी दी थी। संदीप ने मुझे समझाया था, इतना परेशान मत हो, दोनों की उम्र में फ़र्क है तो क्या हुआ, दोनों के दिल आपस में मिलना चाहिए। और तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि रश्मि दीदी अपने घर की हो गई, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मैंने संदीप की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपने बेड पर आकर लेट गई। जो कुछ होना था वो तो हो चुका था, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मुझे अपने पापा और रश्मि दीदी को माफ़ कर देना चाहिए? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।